I am Sarapit. This is my channel Education for All by Sarapit. एजुकेशन फॉर ऑल का मीनिंग है कि पढ़ाई सबका अधिकार है. ओके इससे पहले मैंने आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड और फोय का पार्ट 1 पढ़ाया था, बट अब हम पार्ट 2 पढ़ेंगे. ओके तो पार्ट 1 में मैंने पढ़ाया था आपको कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, वो कहाँ पे रहते हैं, उनकी एडवांटेजेस क्या हैं. एडवांटेजेस में मैंने आपको बताया था कि वो एंटीबायोटिक्स बनाने में मदद करते हैं, वैक्सीन्स और ये प्रिपरेशन ऑफ ब्रेड, केक, ये सब कुछ बनाने में मदद करते हैं. ठीक है, कर्ड के बारे में मैंने आपको बताया था, और साथ में मैंने आपको ये बताया था कि ये इनमें कौन सी प्रोसेस इन्वॉल्व होती है जिससे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कर्ड, ब्रेड वगैरह बना सकते हैं. ओके तो ये सब कुछ हमने पढ़ा था. अब हम पार्ट 2 पढ़ेंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हार्म्स क्या हैं. ओके सो द फर्स्ट, मैं आपको पहला टॉपिक होगा डिसीजेस. उससे क्या डिसीजेस कॉज होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से. दूसरा होगा फूड पॉइजनिंग. ठीक है, तीसरा होगा फूड प्रिजर्वेशन, एंड द फोर्थ इज नाइट्रोजन साइकिल. ठीक है, तो इस वीडियो को देखने से पहले इस वीडियो को देखने के बाद मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें. और अगर आपको मेरी वीडियो की न्यू अपडेट्स चाहिए होंगी तो प्लीज़ बेल आइकन भी दबा लें. ओके सो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट टॉपिक इज डिसीजेस. तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपको पता ही होगा, बैक्टीरिया, ये वायरस वगैरह जो होते हैं वो हमारे अंदर ज़्यादातर डिसीजेस फैलाते हैं, है ना. वो हमारे अंदर डिसीजेस फैलाते हैं. डिसीजेस कैसे फैलते हैं हमारे अंदर? वो हमारे अंदर आते हैं, अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं, और उसके बाद क्या होता है, वो हमारे अंदर क्या करते हैं, वो ये बुखार, कोल्ड, ऐसे जो चीज़ें हैं, कॉमन सिम्टम्स जो डिसीजेस के होते हैं उनको फैलाते हैं हमारे अंदर और हम बीमार हो जाते हैं. ठीक है, तो ये जो डिसीज कॉज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनका कोई नाम है. ठीक है, तो इनका नाम है पैथोजेंस. दैट इज PATHOGENS. पैथोजेंस. पैथोजेंस वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ह्यूमंस, प्लांट्स, एनिमल्स में डिसीजेस फैलाते हैं. तो ये जो पैथोजेंस हैं ये हमारे अंदर मुंह से, नाक से, आँख से या फिर कान, मतलब किसी भी सेंस ऑर्गन जो है, अगर हम किसी के हाथ वगैरह को छू लेते हैं उसके बाद अपने नाक या फिर मुंह को लगाते हैं, तो फिर वो क्या होता है, इन चीज़ों के थ्रू जो है, हमारे सेंस ऑर्गन्स के थ्रू हमारे अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है. फिर हमें, आपको पता ही है, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ज़्यादातर अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं होस्ट ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, दैट इज लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ओके जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि वायरस जो है वो अपने आप को होस्ट ऑर्गेनिजम्स में, मीन्स कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे कि हम में रिप्रोड्यूस करता है. ठीक है, तो मैं वही कह रही हूँ कि जो डिसीजेज हैं पैथोजेन से होती है. पैथोजेन जब हमारे अंदर आ जाता है वो हमारे अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है, हमारे अंदर अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है. ऑब्वियस है, डिसीज कॉजिंग है. जब ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता जाएगा हमारे शरीर के अंदर तो वाइट ब्लड सेल्स उसको मतलब कमज़ोर हो जाएंगे उसको मारने के लिए, तो फिर है ना, इस तरीके से हमारे अंदर फिर डिसीज़ फैल जाती है. ठीक है, तो इसे कहते हैं कि ये जो डिसीजेस हैं ये पैथोजेन से होती हैं. तो ये जो डिसीजेस हैं ये कैसे होती हैं? सबसे पहला कॉमन चीज़ जो है वो तो है कम्युनिकेबल डिसीजेस. ओके कम्युनिकेबल डिसीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है. दैट इज COMMUNICABLE कम्युनिकेबल डिसीज. ठीक है, कम्युनिकेबल डिसीज क्या होता है, मतलब मान लो आपके सामने कोई बंदा खड़ा है. ठीक है, कोई भी आदमी खड़ा है, तो आप अगर उसके साथ कांटेक्ट में रहते हो, ठीक है, मतलब मान लो आप हैंडशेक कर लेते हो या फिर मतलब वो छींक मारता है तो उसकी ड्रॉपलेट्स हमारे ऊपर गिर जाती है. तो इस तरीके से क्या होता है, अगर मतलब मान लो वो बंदा बीमार है तो जो हम हेल्दी पर्सन है उसके अंदर वो डिसीज़ ट्रांसफ़र हो जाती है जैसे ही कांटेक्ट में आते हैं. मीन्स ये डिसीजेस हमारे अंदर कांटेक्ट से फैलती हैं. ठीक है, कम्युनिकेबल डिसीजेस आर दोस डिसीजेस व्हिच आर स्प्रेड फ्रॉम कांटेक्ट विद ईच अदर. ओके, जब दो बंदे कांटेक्ट में आते हैं बाय हैंडशेक या फिर ये जब भी आते हैं तो फिर क्या होता है कि हम जब कांटेक्ट में आते हैं किसी के, तो फिर जो इन्फेक्टेड बंदा है वो हेल्दी पर्सन को बीमार कर देता है. इसकी एक एग्जांपल देते हुए, जैसे मान लो आपने छींक मारी, ठीक है, आपने स्नीज की. अब देखो, जब आपने छींक मारी तो आपने अपने मुंह पे हाथ नहीं रखा. ठीक है, आपने अपने मुंह पे हाथ नहीं रखा. सामने कोई बंदा आदमी खड़ा है जो हेल्दी है,
ठीक है। तो क्या होगा, जो आप छींक मारोगे उसके अंदर कुछ ड्रॉपलेट्स होंगी। ड्रॉपलेट्स आती है ना जब छींक मारते हैं, तो वो जो ड्रॉपलेट्स होते हैं उसमें थाउजेंड्स ऑफ वायरसेस होते हैं। वो जो थाउजेंड्स ऑफ वायरसेस हैं वो किसी मतलब जो हेल्दी पर्सन है उसके ऊपर पड़ जाएंगे, और फिर क्या होगा, वो जो हेल्दी पर्सन है वो भी इन्फेक्ट हो जाएगा। ओके, सो समझ गए होंगे कम्युनिकेबल डिजीज क्या होते हैं। इसके अलावा मतलब स्नीज करने के अलावा इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी होती हैं जिनसे हमारे ये जो होते हैं पैथोजेंस जो होते हैं, जहाँ पे आप कह सकते हो डिसीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो हमारे अंदर आ जाते हैं। जैसे कि आप मान लो हाउस फ्लाइज क्या करती हैं, आसपास उड़ती रहती हैं, है ना। तो मान लो अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, उसके यूरिया या फिर वेस्ट जो मटेरियल्स होते हैं एक्सक्रीशन के बाद, एक्सक्रीशन के प्रोसेस के दौरान जो निकलते हैं, अगर वो जो हाउस फ्लाई है वो उसके ऊपर जाके बैठ गई, ठीक है, और उसके बाद वो मतलब फिर जो क्या होगा, वो हाउस फ्लाई जो है उसके अंदर पैथोजेंस जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे उस हाउस फ्लाई में, ठीक है। उसके बाद जो हाउस फ्लाई है वो उड़ती जाएगी, फिर बाद में कभी ना कभी हमारे ऊपर आके बैठ जाएगी, ठीक है। हमारे ऊपर आके बैठेगी तो फिर क्या होगा, जो उसके ऊपर पैथोजेंस हैं वो हमारे अंदर ट्रांसफ़र हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे जो है कम्युनिकेबल डिसीजेज ज़्यादा स्प्रेड होती हैं। इसके अलावा फीमेल एड मॉस्किटो आपने सुना होगा, वो मलेरिया की कैरियर होती है, ठीक है। तो मलेरिया इसी तरीके से फैलाती है। वो क्या करती है हमारे अंदर से ना खून निकालती है, ठीक है। जैसे मान लो कोई मलेरिया से इन्फेक्टेड है, तो क्या होगा, वो जो मतलब मॉस्किटो है जिसका मैंने नाम बताया आपको, फीमेल एक्स मॉस्किटो, वो क्या करेगी, वो है ना जो इन्फेक्टेड बंदा है उससे खून लेगी, और उसके बाद हमारे अंदर है ना मतलब कभी हमें भी डंक मारेगी, उसके बाद है ना हमें भी वही खून मतलब आ जाएगा थोड़ा बहुत, ठीक है। तो क्या होगा, इससे हम भी इन्फेक्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से पैथोजेंस जो है वो ज़्यादातर स्प्रेड होते हैं, ठीक है। इसके अलावा पैथोजेंस जरूरी नहीं है कि हमारे अंदर डिसीजेस फैलाते हैं, ये एनिमल्स एज वेल एज प्लांट्स के अंदर भी डिसीजेस फैलाते हैं। इसका आपको टेबल दिया होगा, आपको एनसीईआरटी में 2.1 टेबल है और 2.2 भी है टेबल, दोनों में आपको दिया होगा कि कौन कैसे कैसे डिसीजेज जो है वो एनिमल से सब प्लांट्स में जो है स्प्रेड हो जाते हैं पैथोजेंस से। ओके, तो हमारा अगला टॉपिक है फूड पॉइजनिंग, ठीक है। फूड पॉइजनिंग क्या होता है, देखो जैसे मान लो आप पार्टी में गए हो, आपने बहुत सारी वैरायटीज ऑफ थिंग्स खाई, बहुत सारी चीज़ें खाई, ठीक है। आपने इतनी सारी चीज़ें खाई, उसके बाद आप घर पे आ गए, घर पे आके आपको क्या हुआ, वॉमिटिंग होने लगी, मतलब उल्टी आने लग गई, ठीक है। आपको वॉमिटिंग होने लगी, जब आपको वॉमिटिंग हुई तो फिर आपको डॉक्टर के पास लेके गया, आपको हॉस्पिटल एडमिट होना पड़ा, ठीक है। डॉक्टर ने आपको कहा कि आपको फूड पॉइजनिंग हुई है। सो फूड पॉइजनिंग मीन्स कि फूड जो है वो पॉइजन हो गया, ठीक है। पॉइजन का मीनिंग आप जानती है, एक तरीके से जहर, ठीक है। तो उस बंदे को फूड पॉइजनिंग हुई। फूड पॉइजनिंग कैसे होती है, तो क्या होता है, जो माइक्रोऑर्गेनिजम्स जो है, जब हमारा फूड ऐसे पड़ा होता है, ठीक है, कोई भी हमारा ऐसे फूड पड़ा होगा थाली में, ठीक है, तो क्या होगा, ये जो फूड है इसके ऊपर जो माइक्रोऑर्गेनिज्म इसके आसपास है, मैंने आपको बताया ना हर जगह होते हैं माइक्रोऑर्गेनिजम्स, तो ये जो माइक्रोऑर्गेनिज्म इसके पास हैं, अगर ये जो फूड है ये ज़्यादा देर पड़ा रहा तो माइक्रोऑर्गेनिजम्स को चांस मिल जाएगा कि वो इसके ऊपर मतलब इसको जो है वो ख़राब कर दें, बासी कर दें, आपने सुना ही होगा, तो बासी करते हैं, तो इस तरीके से वो इसके ऊपर स्प्रेड होते हैं और इसे ख़राब कर देते हैं। तो इस तरीके से हमें फूड पॉइजनिंग होती है। ओके, तो हमें कभी भी खाने को खुला नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा है ना, अब फूड पॉइजनिंग तो होती रहेगी, है ना, खाना तो हमें खुला छोड़ना ही पड़ेगा बाहर। इसके अलावा फूड की प्रिजर्वेशन क्या है, मीन्स कि फूड पॉइजनिंग को होने से हम बचा कैसे सकते हैं, तो इसका ये थर्ड टॉपिक होगा। ये 2 टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं, थर्ड टॉपिक में समझेंगे कि फूड पॉइजनिंग से कैसे बचा जाए। इसका एक तरीका है फूड प्रिजर्वेशन। ओके, तो फूड प्रिजर्वेशन में क्या होता है कि जब आपने देखा होगा आपकी दादी या फिर मम्मी वगैरह खाना रखते हैं, खाना बना लेते हैं, जब खाना फिनिश हो जाता है थोड़ा सा बच जाता है जो सही है, अभी बासी नहीं हुआ, सही है, तो उसे क्या करते हैं, वो फ्रिज में रख देते हैं। क्यों, ताकि जो माइक्रोऑर्गेनिजम्स हैं वो उसके ऊपर अटैक ना कर पाए। ओके, तो इसलिए इसे ही कहते हैं फूड प्रिजर्वेशन। तो मैं आपको कुछ मेथड्स बताऊंगी जिससे फूड जो है वो प्रिजर्व होता है। आपको मैंने अभी बताया एक मेथड, अभी रेफ्रिजरेटर में रखना, ठीक है, फ्रिज में रखना, ठीक है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, जो मीट होता है वगैरह में, आप मीट में देखा होगा आपने, मीट के ऊपर जो फ्रेश मीट होता है उसके ऊपर क्या करते हैं, सॉल्ट लगाते हैं। क्यों, सॉल्ट से
करने के, बट मैं आपको अभी 4 बताऊंगी मेन मेथड्स, ठीक है। सो द फर्स्ट इज बॉइलिंग, ठीक है। आपने देखा होगा आपकी मम्मी कभी भी दूध लाती हैं तो दूध को क्या करती हैं, गैस के ऊपर रख देती हैं, है ना, गैस के ऊपर रख देती हैं, जिससे क्या होता है, दूध जो है वो उबलना शुरू हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, बॉइलिंग क्यों करती हैं वो, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखो जो मिल्क है उसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मतलब जर्म्स होते होंगे, उसके अंदर भी जर्म्स होते हैं, ठीक है। तो वो जो जर्म्स होते हैं वो हमें इन्फेक्ट कर सकता है अगर हम दूध को पी लिए। तो हम क्या होगा, जो मैंने आपको पहले बताया कि जो मॉडरेट टेम्परेचर होता है, मॉडरेट टेम्परेचर मीन्स नॉर्मल टेम्परेचर होता है एक मतलब फूड का, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का एक मॉडरेट टेम्परेचर होता है कि वो फूड में जहाँ पे रह सकते हैं, कहीं पे भी रहेंगे तो वहाँ पे वो मॉडरेट टेम्परेचर में रहेंगे, मतलब अपने टेम्परेचर में रहेंगे। तो जो बॉइलिंग है वो कम से कम हम 100 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं, ठीक है। तो इस टेम्परेचर में कोई भी जर्म जो है वो रह ही नहीं पाता, ठीक है, कोई भी जर्म जो है वो कभी भी इसमें नहीं रह पाता, ठीक है। तो सारे के सारे जर्म्स मर जाते हैं इतने टेम्परेचर पे, जिसकी वजह से क्या होता है, वो फूड वो जो मिल्क है वो प्रिजर्व रहता है, साथ ही साथ जर्म फ्री भी हो जाता है। तो ये बॉइलिंग एक मेथड था, ये वैसे ज़्यादा पॉपुलर है। इसके अलावा दूध के लिए एक और मेथड किया जाता है, दैट इज पेस्चराइजेशन, दैट इज PASTEURIZATION, पेस्चराइजेशन। अब पेस्चराइजेशन में क्या होता है, जो मिल्क है, दूध जो है उसे 15 to 30 सेकेंड्स के लिए 15 to 30 सेकेंड्स के लिए 70 डिग्री या फिर 80 डिग्री इतने पे हीट किया जाता है, बहुत गर्म कर देते हैं इसे, बहुत उबाल देते हैं बिल्कुल, ठीक है। दूध को उबाल देते हैं, उसके बाद क्या किया जाता है, उसे एकदम से मतलब ठंडा कर दिया जाता है। जैसे देखो बहुत गर्म हो गया दूध, उसके बाद क्या करेंगे, सीधा ही जाके उसे चिल्ड कर देंगे, मीन्स ठंडा कर देंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, वो स्टोर हो जाएगा, मीन्स कि उसकी लाइफ टाइम बढ़ जाएगी, वो पॉइजन नहीं होगा जल्दी, ठीक है। इसके अलावा क्लोरीनेशन भी एक मेथड है, दैट इज आल्सो कॉल्ड केमिकल मेथड। इस मेथड में क्या होता है, जो फूड है उसके अंदर कुछ केमिकल्स मिलाते हैं, जिससे जो है फूड जो है वो प्रिजर्व रहता है, बहुत प्रिजर्व रहता है, ओके, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको फूड प्रिजर्वेशन के मेथड। इसके अलावा नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल अगला मैं बताती हूँ आपको, टॉपिक है नाइट्रोजन साइकिल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब नाइट्रोजन साइकिल में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी नाइट्रोजन फिक्सेशन। सो नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है कि मतलब जो प्लांट्स होते हैं वो नाइट्रोजन को मतलब जो फ्रीली नहीं यूज़ कर पाते, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए उन्हें नाइट्रोजन चाहिए होता है, बट उन्हें वो चाहिए होता है नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में, दैट इज नाइट्रेट्स में चाहिए होता है, NITRATES, नाइट्रेट्स में चाहिए होता है उन्हें, ठीक है। जो प्लांट्स हैं उन्हें नाइट्रेट्स में चाहिए होता है नाइट्रोजन। तो इसका एक प्रोसेस होता है जिससे जो प्लांट्स हैं वो नाइट्रोजन ले सकें। नाइट्रोजन जो है वो मतलब हर वक्त एक नाइट्रोजन साइकिल चलता रहता है हर वक्त, ठीक है। उसको हम नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। और नाइट्रोजन फिक्सेशन होते हैं, जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो नाइट्रोजन नहीं ले पाते फ्रीली, तो उन्हें कंपाउंड्स में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। वो अब हम पढ़ेंगे, ओके। तो सबसे पहले क्या होता है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, दैट इज एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको क्या किया जाता है, जो ब्लू ग्रीन एल्गी है या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी है वो क्या करती है, नाइट्रोजन को फिक्स करती है, फिक्सेस द नाइट्रोजन। वो क्या करती है, नाइट्रोजन को फिक्स करती है, ओके। ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, और भी बहुत सारी ना एल्गीज होती हैं जो क्या करती हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी को फिक्स करती हैं। उसके बाद जो फिक्स्ड नाइट्रोजन है वो क्या करता है, वो नाइट्रोजियस कंपाउंड्स में चेंज हो जाता है, नाइट्रोजियस कंपाउंड्स में चेंज हो जाता है, ठीक है। नाइट्रोजियस कंपाउंड्स में चेंज होता है, ओके। इसके बाद क्या होता है, नाइट्रोजियस कंपाउंड्स में चेंज होने के बाद ये सॉइल में आ जाता है, ओके। ये
क्या होता है, सॉइल में आ जाता है। सॉइल में क्या होता है, फिर ये बन जाता है कंपाउंड्स ऑफ सॉइल। ठीक है, ये क्या होता है, कंपाउंड्स ऑफ सॉइल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, बाद में इसके बाद क्या होता है कि जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, इसको ले लेते हैं, क्योंकि वो मतलब एयर से सीधा तो नहीं ले सकते ना, आपको पता ही है उनके रूट्स लेते हैं ज़्यादातर ये चीज़ें, पानी वगैरह, तभी तो हम पानी जो है वो रूट्स में डालते हैं। इसी तरीके से उन्हें जो नाइट्रोजन है वो भी सॉइल में चाहिए। तो अब ये सॉइल में कन्वर्ट हो गया, दैट इज कंपाउंड्स ऑफ सॉइल ना, कन्वर्ट हो गया। अब कन्वर्ट होने के बाद क्या होगा, मैंने आपको बताया कि ये प्लांट्स ले लेंगे। ठीक है, प्लांट्स ने ले लिया, फिर इसके बाद क्या करेंगे, आपने देखा होगा जो होते हैं मतलब जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, प्लांट्स को खा लेते हैं। तो क्या हो गया, जब वो प्लांट्स को खा लेंगे तो जो नाइट्रोजन है वो उनके अंदर चल जाएगा, नाइट्रोजियस कंपाउंड्स जो है वो उनके अंदर चल जाएगा, फिर ये एनिमल के अंदर आ जाएगा। ठीक है, जब ये एनिमल के अंदर आ गया, ओके, जब ये एनिमल के अंदर आ गया तो उसके बाद क्या हुआ, एनिमल्स मर जाएंगे कभी ना कभी, तो मरेंगे ही ना। तो जब वो मर गए तो क्या होगा, वापस जो है वो क्या करेंगे, कंपाउंड्स ऑफ सॉइल में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे आपको डीकम्पोजिशन का प्रोसेस पता है ना, डीकम्पोजिशन के प्रोसेस के दौरान जो एनिमल वेस्ट है, मतलब जो एनिमल मर गया उसका जो मांस है वो बैक्टीरिया खा जाते हैं और उसके बाद वो कंपाउंड्स ऑफ सॉइल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, दैट इज अ मैन्योर। ठीक है, कंपाउंड्स ऑफ सॉइल में कन्वर्ट हो गया। इसके अलावा ये जो होल प्रोसेस अभी आपने देखा, इसके अलावा कंपाउंड्स ऑफ सॉइल एक और चीज से कन्वर्ट होता है, दैट इज लाइटनिंग। दैट इज लाइटनिंग। ठीक है, तो लाइटनिंग से क्या होता है, लाइटनिंग भी कन्वर्ट करती है, इसे सीधा ही कर देती है कंपाउंड्स ऑफ सॉइल में कन्वर्ट। ठीक है, सॉइल में आके गिरती है ना लाइटनिंग, तो एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन होता है वो है ना, वो उसे क्या करती है, लाइटनिंग सीधा ही कंपाउंड्स ऑफ सॉइल में कन्वर्ट कर देती है। जहाँ फिर क्या होता है, ये वाला प्रोसेस होता है। अब जब देखो कंपाउंड्स ऑफ सॉइल में कन्वर्ट हो गया, इसके आगे क्या होगा, इसके आगे जो बैक्टीरिया है वो कंपाउंड्स ऑफ सॉइल को वापस जो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में फिक्स कर देंगे। बैक्टीरिया क्या करेंगे, मतलब कि एक तरीके से वो उन्हें बैक्टीरिया जो है वो टर्न कर देते हैं नाइट्रोजियस कंपाउंड में। पहले तो नाइट्रोजियस कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर दिया। नाइट्रोजियस कंपाउंड्स में जैसे ही कन्वर्ट होते हैं उसके बाद सीधा वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में वापस कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो इस तरीके से नाइट्रोजन साइकिल चलती है। वैसे ही इसे समझने के लिए, पूरी तरीके से समझने के लिए आपको कम से कम ये चीज़ जो है वो आपको रोज़ 2-3 बार रिवाइज करनी होगी। ओके, तो इस तरीके से आपको ये नाइट्रोजन साइकिल समझ में आ जाएगा। तो आज हमने पढ़ा डिसीजेस, फूड पॉइजनिंग, फूड प्रिजर्वेशन और नाइट्रोजन साइकिल। और मैंने आपको बताया था कि डिसीजेस जो है वो है ना ज़्यादातर मॉस्किटोज और हाउस फ्लाइज से फैलती हैं। तो इसलिए आप इसके लिए मतलब प्रिकॉशन बताती हैं आपको कि जो मॉस्किटोज हैं, ओके, जो मॉस्किटोज हैं उनको हटाने के लिए आप क्या कर सकते हो। आप क्या करा करो, जब कूलर्स टायर्स आपके घर पे होते ही होंगे, ठीक है, तो उनके अंदर जो है वो पानी खड़ा हो जाता है। जब उनके अंदर कोई पानी खड़ा होता है तो उसके अंदर जो मॉस्किटोज हैं वो ब्रीड कर जाते हैं। जब वो उसके अंदर ब्रीड कर जाते हैं तो ऑब्वियस है वो ग्रो होते जाएंगे, उसके बाद बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से आपको डिसीजेस फैलने का डर रहेगा। तो अपने आसपास अगर पानी खड़ा है, कहीं पे गली में भी खड़ा है, तो उसे हटाओ। ओके, क्योंकि है ना सोशली भी आपको एक वर्कर होना चाहिए। ओके, सो आज लेबर डे है तो हैप्पी लेबर डे। ओके, एंड प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर, कमेंट and please subscribe it and also press the bell icon to get the new updates. Thank you.